कोई बता सकता है कि बायोटेक से क्या मतलब है? देखो, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को यूज करके हमारे लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाए, यही मतलब है बायोटेक का। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को या उसके प्रोडक्ट को यूज करके, जैसे कि हम पहले से करते आ रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, जैसे कि दूध से दही का बनाना। अब दूध से दही का बनाया तो वो एक तो उसका टेस्ट इंक्रीज हुआ, एक उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऐड हुई जैसे कि विटामिन B12। तो यहां पर ये भी बायोटेक है कि हम दूध से दही का बनाते हैं। हमारे घर में हमारी मम्मी रोज बायोटेक्नोलॉजी करती है, वो दूध से दही बनाती है। ठीक है, या फिर चीज का बनाया जाना, चीज का बनाया जाना, या फिर अपन बात करें कि हम यहां पर बना रहे हैं अल्कोहल का, ठीक है, वाइन का, और वो किससे बनाते हैं? सैकेरोमाइसिस सेरेवेसिस से। ठीक है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का यूज करके ये सब चीजें बनाई जाना। अब है बायोटेक्नोलॉजी टर्म किसने दी? कार्ल इरकी ने दी थी, और इसकी डेफिनेशन हो गई, इट इज यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स और देयर कंपोनेंट टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमंस। ठीक है, अब हमने बात करी इसकी डेफिनेशन की, लेकिन यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इस डेफिनेशन को नहीं मानती है, इनकी अपनी एक अलग डेफिनेशन है। इन्होंने अपनी डेफिनेशन के अंदर ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न व्यू दोनों को मिक्स किया है। तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं, द डेफिनेशन गिवन बाय यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स thereof and molecular analogs for product and services। कि यहां पर क्या है? इंटीग्रेशन किया आपने नेचुरल साइंस का और ऑर्गेनिजम्स का, सेल्स का, उनके पार्ट्स का, और मोलिकुलर एनालॉगस का, फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी प्रोडक्ट लेने के लिए, सर्विस लेने के लिए। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या है? जैसे इंसुलिन बना लिया, जैसे कर्ड बना लिया। सर्विस का मतलब क्या है? कि जैसे आपने एनवायरमेंट को प्योर करने के लिए, एनवायरमेंट को शुद्ध करने के लिए कोई ऑर्गेनिज्म बनाया, जैसे कि सूडोमोनास टुटिडा। तो वो सूडोमोनास टुटिडा हमें प्रोडक्ट देता है या सर्विस देता है? बताओ। हाँ, सर्विस देता है। तो प्रोडक्ट और सर्विस के लिए हम ये चीजें करवाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी को, ये थोड़ा सा इसमें ये गलत हो गया था, तो यहां पे आप देख सकते हैं ओल्ड एंड ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। हमने दो इराज में इसको बांटा है, ओल्ड एंड ट्रेडिशनल। अगर हम बात करें ओल्ड की, तो इसमें हमने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं, यूज किया है नेचुरल कैपेबिलिटीज को। ठीक है, जैसे कि कर्ड मेकिंग बाय लैक्टोबैसिलस स्पीशीज। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ वाइन एंड ब्रेड बाय सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। तो ये हमारी हुई ओल्ड। नई में क्या है कि हमने नई वाली बायोटेक के अंदर हमने नेचुरल कैपेसिटीज का यूज नहीं किया है, उनकी कैपेसिटीज को एनहांस किया है। जैसे कि यहां पर कुछ मिसिंग है स्लाइड के अंदर, आई विल चेक और आपको सही वाली भेजूंगा, लेकिन यहां पर मैं लिख सकता हूं, यूज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बात समझ में आई? यूज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फिर अपन बात करते हैं यहां पर दूसरा, कि यहां पर हम बात कर सकते हैं मेकिंग ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय ई कोलाई। बात समझ में आ गई कि ई कोलाई के द्वारा इंसुलिन का प्रोडक्शन किया जाना। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये है न्यू और यू कैन से मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अब इस स्लाइड में जो मिसिंग है वो मैं ऐड कर दूंगा, आप टेंशन ना लें। ये आ गई आपकी न्यू एंड मॉडर्न।
use of genetic engineering recombinant DNA technology to produce products, okay, like human insulin gene transferred into E. coli. Now, steps of biotechnology. So principle of biotechnology, यहां पर आप क्या करोगे, सबसे पहला प्रिंसिपल है इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहां पर आप क्या करते हो, यहां पर आप प्रोड्यूस करते हो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करोगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में कि जिनका जेनेटिक मटेरियल एल्टर्ड किया हुआ हो। जैसे एक बात बताओ, क्या इंसुलिन की जीन इकोलाई में होती है? नहीं होती। तो हमने इंसान की इंसुलिन की जीन को काटा और इकोलाई में चिपका दिया, अब उसके पास में इंसुलिन की जीन आ गई। तो इसको अब क्या बोलोगे, इसको अब क्या बोलोगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसका जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, और ये टेक्निक जो है उसको हम करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। ई कोलाई में इसलिए डाला क्योंकि ई कोलाई को ग्रो करना आसान है। ई कोलाई कहीं पे भी ग्रो हो जाता है आसानी से, तो जो ग्रो करना आसान है उसमें डालोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर दूसरा है यहां पर मॉडिफाइड डीएनए यानी कि आरडीएनए को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, हम एक बैक्टीरियल सेल लेते हैं, उसमें प्लाज्मिड लेते हैं, प्लाज्मिड के अंदर वो जीन चिपकाते हैं और उसको वापस से बैक्टीरिया में डाल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम इस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ जीएमओ एट लार्ज स्केल लेवल। अब आपने वो इकोलाई की सेल बना ली और बनाने के बाद में वो ग्रोथ ही नहीं कर रही है, वो 1 से 2 ही नहीं हो रही है, 2 से 4 ही नहीं हो रही है। ये अभी बताएंगे तकसीम, आगे आगे मत भगो बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो एक बार, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो, जितना बता रहा हूं उतना सुन लो, सब कुछ पढ़ाया जाएगा पर हर चीज की स्टेप होती है। ठीक है, तो हम आगे आगे बढ़ रहे हैं तो बाकी लोगों का भी ध्यान रखो। हैंड रिटन से भी पढ़ाएंगे जब टाइम आएगा, अभी सुन लो, अभी यहां पर कुछ थ्योरी है, सुन लो, मैं सब पढ़ा दूंगा, मेरे पे विश्वास रखो, मेरे पे विश्वास रखो, पढ़ाने दो भाई। ठीक है, देखो 2 स्टेप है प्रिंसिपल्स की। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें आप क्या बनाओगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करोगे, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब है वो जब ऑर्गेनिज्म बन गया है तो उसकी आप ग्रोथ करवाओगे, कहां पे ग्रोथ करवाओगे, एक मीडियम में, कल्चर मीडियम में। तो वो ग्रोथ अच्छे से होनी चाहिए, कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं करना चाहिए साथ में। मान लो वहां पर ई कोलाई तो ग्रोथ कर रही है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड, और एक नया ऑर्गेनिज्म और आ गया, एक नया ऑर्गेनिज्म और आ जाए और वो भी ग्रोथ करने लगे और वो ई कोलाई को मार दे, तो क्या काम चल जाएगा, क्या नहीं चलेगा। तो इसका मतलब यह है कि कंटामिनेशन फ्री लेवल के अंदर, फ्री मीडियम के अंदर उनको ग्रो भी करवाना है। तो यहां पर हम 2 काम करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है ग्रोथ ऑफ जीएमओ एट लार्ज स्केल, और तीसरा होता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे। यानी कि अब जो प्रोडक्ट बन गए हैं उनको आइसोलेट करोगे, और आइसोलेट करने के बाद में क्या करोगे, आइसोलेट करने के बाद में क्या करोगे, मार्केट में करोगे। बिल्कुल ठीक है, ओके। नाउ यहां पर ये स्लाइड में हम समझते हैं स्टेप्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, आउटलाइन ऑफ बायो टेक्नोलॉजी, कैसे बनाते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, कोई भी जीन को किसी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवाना है तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक जीन लिया, ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ये जो जीन हमने लिया है इसमें हमें इंटरेस्ट है, यानी इंसुलिन की जीन है, इसको हम डालना चाहते हैं ई कोलाई के अंदर। समझ गए बात, आ गई समझ में। इस जीन को हमने ई कोलाई में डाला, तो डालने के लिए हमें क्या चाहिए, वेक्टर। और वेक्टर क्या होता है, ऐसा कोई व्हीकल जिसके ऊपर हमारी जीन चिपकती है। तो आपको पता है कि ये है बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया में एक होता है न्यूक्लियोइड, ये क्या है, न्यूक्लियोइड। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है न्यूक्लियोइड।
ये इसका असेंशियल पार्ट है, यानी कि मैं इसको निकाल नहीं सकता हूं बाहर। अगर इसको निकाल लूंगा तो बैक्टीरिया मर जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है इसके पास में, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, ये होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड पे कुछ स्पेशल टाइप की जीन्स होती हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। इन जीन्स को इन जीन्स को हम निकाल सकते हैं, और निकाल करके इस प्लाज्मिड को हम बाहर निकाल सकते हैं। इसको कट करके इसके अंदर हम हमारी जीन को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, और फिर इसको वापस से बैक्टीरिया में डालेंगे। अब प्लाज्मिड की खासियत यह है कि इसके पास में सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर है। मतलब अगर इसका मैन डीएनए रेप्लिकेट ना करे तो भी प्लाज्मिड अपना रेप्लिकेशन कर सकता है। आ गई बात समझ में? अगर, हाँ सौम्य बिल्कुल सही लिख रहा है, अगर इसका मैन डीएनए रेप्लिकेट ना करे तो प्लाज्मिड अकेला भी रेप्लिकेशन कर सकता है। यानी प्लाज्मिड एक नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं सेल में। मान लो 200 प्लाज्मिड है, कई प्लाज्मिड हो सकते हैं एक सेल में, कई सारे, क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। इस पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इसलिए कई हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब ये है जीन ऑफ इंटरेस्ट, और अब हमको लेना है यहां पर प्लाज्मिड। तो ये क्या लिया? प्लाज्मिड। अब इसको क्या करोगे? कट विथ सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हाँ इसको बना लो ना, कौन मना कर रहा है, बनाओ इसको। ठीक है, कट विथ सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब आपने इसको कट कर लिया, इस जीन को भी कट कर लिया, ये लो, ये लो, और इस डीएनए को भी, इस प्लाज्मिड को भी कट कर लिया। तो ये कट के हो गया कुछ ऐसे। ठीक है, अब यहां पर आपको समझ में आए इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं कि इस जीन का कलर मैं चेंज कर रहा हूं। तो यहां पर बेटा हमने कर लिया है कलर चेंज, ये लो, ये पूरा ही मिट गया। तो मैं एक बार आपको वापस से लिख के दिखा रहा हूं, ये हमारी है जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जीन ऑफ, ठीक है, फिर हमने लिया है बेटा इसके अंदर ये हुआ वेक्टर, ये हो गया आपका वेक्टर। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों को कट किया, कट विथ सेम आर ई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जब इसको कट किया वेक्टर को तो ये कुछ ऐसा कटा, और जीन को कट किया तो जीन तो है ही अपनी जगह पर कटी हुई पहले से, तो यहां पर इसको तो लेके ही हम काट के आए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो इसके कलर को कि ये वाली जीन, ये आपकी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कटी हुई जीन आ गई, और ये जो आपका वेक्टर है ये भी है। अब हम क्या करेंगे, इस जीन को इस वेक्टर के साथ में इंट्रोड्यूस करवा देंगे, इस जीन को इस वेक्टर के साथ में जोड़ देंगे। तो यहां पर ये दोनों जुड़ गए हैं, देखो। ये लो, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको प्लस करोगे तो कैसा दिखेगा ये आपको? कुछ इस तरह का। ये वेक्टर था हमारा डबल स्टैंडर्ड, ये भी डबल स्टैंडर्ड, और अब ये ऐसा दिखेगा कुछ आपको ऐसा। और यहां पर हमारी ये इंटरेस्ट वाली जीन जुड़ चुकी है, ये आप ब्लू कलर से बनाओ इसको, ये लो, ये आ गई। अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया डीएनए कौन सा? रिकॉम्बिनेंट। ये बन गया आपका रिकॉम्बिनेंट, यानी कि इसमें कुछ नया जुड़ गया है, इसमें कुछ नया जुड़ गया है। ठीक है, तो यहां पर ये बन गया है आरडीएनए, बन गया। अब इस आरडीएनए को क्या करोगे? ई कोलाई में डालोगे, ये है आपका ई कोलाई, या कोई भी बैक्टीरिया। यहां पे मैं लिखता हूं बैक्टीरिया लिख रहा हूं, जैसे कि ई कोलाई में डाल सकते हो। आपने डाल दिया इसको उठा करके ऐसे कि ऐसे ई कोलाई के अंदर, तो ये लो,
ये लो। अब ये इकोलाई के अंदर क्या करेगा, इकोलाई, ये इसका इकोलाई का अपना डीएनए है। अब ये इकोलाई के अंदर क्या करेगा, ये इकोलाई के अंदर इंसुलिन बनाएगा, और इंसुलिन को इकोलाई अपनी सेल से बाहर भेज देगा, क्योंकि काम का नहीं है, तो हम उसको आइसोलेट कर लेंगे, है ना। तो यहां पर हो गया। अब क्या है, अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करेगा, एक दो बैक्टीरिया, दो से चार, बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाएंगे, ठीक है। तो ये अब ग्रोथ हो रही है, तो इसको बना लो। हमको इसमें यही काम करना है, जीन लेना है, जीन को कट करना है, वेक्टर लेना है, उसको भी कट करना है, और अब क्या करना है, दोनों को आपस में जोड़ देना है, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड अलग अलग नहीं होंगे, वो तो दिखाने के लिए दिखाया है, बाकी अलग अलग नहीं होंगे। दोनों स्ट्रैंड के बीच में अभी भी एच बॉन्ड है, यहाँ पे ये एच बॉन्ड है, अलग अलग नहीं होंगे, वो दिखाने के लिए दिखाया है, बनाने के लिए। एच बॉन्ड नहीं टूटे हैं, एच बॉन्ड है प्रेजेंट, ये रहे। ठीक है, तो इसको बना लो, फिर मैं आगे चलता हूं अब। ठीक है, तो आगे हम चल रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर द मेन बेसिस ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी इज डीएनए क्लोनिंग। इसको डीएनए क्लोनिंग भी बोलते हैं। तो यहां पर डीएनए क्लोनिंग के तीन बेसिक स्टेप्स है। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन। आपको जो भी जीन को किसी बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करवाना है, सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन करोगे। हाँ हाँ, हर बैक्टीरिया में हो सकता है, पर हम जनरली इकोलाई में करवाते हैं। सेकंड पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट। अब ये आइडेंटिफाइड डीएनए इसको होस्ट में डालोगे। और तीसरा है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। यानी कि देखो, वही तीन स्टेप है जो पहले पढ़ के आए हैं। यानी कि सबसे पहले डिजायरेबल जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना, फिर उसको होस्ट में इंट्रोड्यूस करवाना, अब होस्ट के अंदर भी उसको मेंटेन करना और उसकी प्रोजेनी में ट्रांसफर करवाना। वही तीन स्टेप्स है, कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहां पर स्टेनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर की बात आती है। इन्होंने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लिंकिंग एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विथ नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेलिया टाइफिमुरियम। यानी इन्होंने क्या किया, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, ठीक है, स्टेनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर ने, ठीक है। और उसके अंदर क्या किया, जो साल्मोनेला टाइफी था उसके प्लाज्मिड के अंदर, उस साल्मोनेला टाइफी के प्लाज्मिड के अंदर इन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डाल दिया, ठीक है। अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन किसका था, कहां का था, आपको कोई चिंता नहीं करनी है। आपको तो ये ध्यान रखना है स्टेनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर ने बनाया था फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दूसरा है पोलबर्ग। तो पोलबर्ग ने क्या किया था, SV40 वायरस को, SV40 वायरस के जीन को ट्रांसफर किया इकोलाई में। यानी कि SV40 वायरस, SV40 का जीन, इसको उठा के डाल दिया इन्होंने इकोलाई में विद द हेल्प ऑफ लैम्डा बैक्टीरियोफेज। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है, पोलबर्ग के बारे में, स्टेनले कोहन के बारे में। इनको इस काम के लिए मिला था नोबेल प्राइज 1980 का। अब है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कि हम कौन कौन से टूल्स को यूज करने वाले हैं। तो यहां पर पहला है एंजाइम, दूसरा है वेक्टर और व्हीकल, तीसरा है डिजायर्ड जीन, और चौथा है होस्ट सेल्स। ठीक है, बात आ गई क्या समझ में? ये हमारे टूल्स हैं। इन टूल्स का हम यूज करेंगे इस डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रयोगों में। तो पहला है लाइटिक एंजाइम्स। लाइटिक एंजाइम्स
एंजाइम्स की बात करें तो लाइटिक एंजाइम्स हमारे काम के हैं। फिर है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, फिर है जोइनिंग एंजाइम्स एंड देन सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स। लाइटिंग एंजाइम्स ऐसे एंजाइम जो कि हमारी हेल्प करेंगे डीएनए के आइसोलेशन में। अरे डीएनए को निकालना है तो पहले सेल का लाइसिस करवाना पड़ेगा, उसकी सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा, और वो काम करेंगे लाइटिक एंजाइम्स। दूसरा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करेंगे, ये हमारे डीएनए को स्पेशल प्लेसेस से काटेंगे। फिर है ज्वाइनिंग एंजाइम्स एंड दीज आर लाइगेज। लाइगेज क्या करेंगे, दो जीन को आपस में चिपकाएंगे, दो डीएनए के सेगमेंट को आपस में चिपकाएंगे। एंड देन सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स और पॉलीमरेज। अगर आपको डीएनए बनाना है तो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए बनाना है तो आरएनए पॉलीमरेज, अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम्स, ये एंजाइम्स हमें लगेंगे। तो सबसे पहले एंजाइम्स की बात करते हैं। तो एंजाइम्स हमारे पास में लाइटिक एंजाइम्स, ठीक है, दे आर डिग्रेडिंग एंजाइम्स विच आर यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डिग्रेडिंग एंजाइम्स हैं विच आर यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ डीएनए। पहला है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, मुझे बताओ बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी हुई है, बताओ। पेप्टिडोग्लाइकन से, बिल्कुल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई है बैक्टीरियल सेल वॉल। उस बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है लाइसोजाइम, ये हमारी सलाइवा में भी होता है। दूसरा है सेल्यूलेज, यानी कि प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलेज से बनी हुई है, तो सेल्यूलेज क्या करेगा, प्लांट की सेल वॉल को तोड़ेगा। एक और चीज से बनी हुई है प्लांट की सेल वॉल, सेल्यूलेज एंड पैक्टीन से। पैक्टिनेज भी चाहिए। पैक्टिनेज क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा सेल वॉल को। फिर काइटिनेज, अगर फंगस से निकालनी है डीएनए तो काइटिनेज भी चाहिए। और लाइपेज, अगर सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करना है तो क्या चाहिए, लाइपेज एंजाइम चाहिए, ठीक है। तो यहां तक बात हुई हमारी लाइटिक एंजाइम्स की। तो ये प्रकार के लाइटिक एंजाइम्स चाहिए, किसी को लिखना है तो लिख सकता है। एंजाइम्स के बारे में लिखना है तो लिख सकता है। ठीक है, हाँ पीपीटी में मिलेगा, मिलेगा। आगे चलते हैं, कोई लिख रहा है क्या, कोई लिख रहा है, ठीक है। आगे है क्लीविंग एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम जो कि डीएनए को काटेंगे। और वो एंजाइम दो तरह के हैं, एंडोन्यूक्लियेज एंड एक्सोन्यूक्लियेज। तो ये जब डीएनए को काटते हैं तो इनको क्या बोलते हो, न्यूक्लियेजेस, ठीक है। तो यहां पर ये हो गए टू टाइप के, एक्सो एंड एंडोन्यूक्लियेज। आपको पता है एक्सोन्यूक्लियेज क्या करता है, जैसे कि ये डीएनए है, ये डीएनए से बाहर से कट लगाएगा, एक एक न्यूक्लियोटाइड को एंड से हटाएगा। तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे डीएनए को तोड़ देगा एकदम छोटे छोटे पार्ट में, एक एक न्यूक्लियोटाइड में। यहां पर ये डीएनए है, इसको यहां से पहले ए टी सी जी ए जी, ये है, पहले ए को हटाएगा, फिर टी को हटाएगा, फिर सी को हटाएगा, फिर जी को हटाएगा। तो मतलब ये पूरा का पूरा कचरा कचरा कर देगा, एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, ठीक है। लेकिन एंडोन्यूक्लियेज ऐसा नहीं करते हैं। एंडोन्यूक्लियेज कट एट स्पेसिफिक पोजीशन
विद इन द डीएनए, मतलब ये पूरा का पूरा डीएनए है तो इसको किसी स्पेसिफिक पोजीशन से यहां से काट सकता है और यहां से काट सकता है और यहां से काट सकता है। ठीक है, तो यहां से ये इस तरह से काटेगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि ये इस तरह से काट रहा है, इसको बाहर से काट रहा है यहां से, और ये काट रहा है अंदर से, ऐसे दो टुकड़े कर रहा है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। फिर है तीसरा है जॉइनिंग एंजाइम, यानी कि डीएनए को जोड़ने वाले। डीएनए लाइगेज एज ए जॉइनिंग एंजाइम काम करता है, दो डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ता है, तो इसे ही क्या बोलते हो? मॉलिक्यूलर ग्यूल। और जो हमारा पहले वाला था क्लीविंग एंजाइम, ये डीएनए को काटता था, तो इसे क्या बोलते हो? इसको बोलते हो मॉलिक्यूलर सीजर। इसको क्या बोलोगे? मॉलिक्यूलर सीजर, क्लीविंग एंजाइम को, क्योंकि ये काटता है। और इसको क्या बोलोगे? जॉइनिंग को मॉलिक्यूलर ग्यूल, क्योंकि ये जोड़ता है। ठीक है, यहां पर बात हुई है, तो ये इस तरह से गैप को फिल करता है लाइक दिस। ठीक है, तो यहां पर ये वेक्टर आया, वेक्टर को इंसर्ट किया, वेक्टर में इंसर्ट वाली जीन डाली, तो इन दोनों को कौन चिपकाएगा? डीएनए लाइगेज। ठीक है, ये बात हुई। अब है सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स, यानी कि हमें कोई चीज सिंथेसाइज करनी है तो पॉलीमरेज की जरूरत पड़ेगी। तो ये रे डीएनए पॉलीमरेज, सिंथेसिस डीएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से डीएनए बनाने वाले डीएनए पॉलीमरेज। फिर है डीएनए से डीएनए बनाने वाले। फिर है आरएनए पॉलीमरेज, सिंथेसाइजेज आरएनए फ्रॉम डीएनए। अब देखो, एक बात सभी का क्वेश्चन था कि हम जो बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज की और आरएनए पॉलीमरेज की, तो डीएनए पॉलीमरेज मुझे बताओ किस पर डिपेंडेंट है? डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए, ये डीएनए है, ये डीएनए की दो स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड को पढ़ के दूसरी स्ट्रैंड बनाता है। नहीं, आरएनए प्राइमर पे तो है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज एक स्ट्रैंड को पढ़ता है और फिर दूसरी स्ट्रैंड बनाता है, तो डीएनए पॉलीमरेज खुद भी डीएनए पे डिपेंडेंट है। इसलिए डीएनए पॉलीमरेज का पूरा नाम क्या है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज भी डीएनए की स्ट्रैंड को पढ़ता है और नई स्ट्रैंड बनाता है, तो वो भी डीएनए पे ही डिपेंडेंट है। तो इसको भी क्या बोलोगे? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ऐसा बोला जाता है। ये बात सही है क्या? सही है, तो इसको याद रखना कि दोनों ही पॉलीमरेज के आगे लगता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, सॉरी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इस तरह से हम बात कर रहे हैं। फिर है, अगर हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना हो तो अब हमारे पास में जो एंजाइम है ये किस पर डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है आरएनए पर, क्योंकि ये आरएनए को पढ़ करके डीएनए बनाता है। ठीक है, आरएनए को पढ़ करके डीएनए बनाता है। तो बात याद रखना, डीएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज दोनों के दोनों ही डीएनए पे डिपेंडेंट है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डीएनए पे डिपेंडेंट नहीं है, ये आरएनए को पढ़ के भी डीएनए बना सकता है। ठीक है, नाउ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और इन्हीं को बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स को काटने वाला, डीएनए मॉलिक्यूल को काटने वाला, कपड़े को काटने वाला सीजर होता है। तो ये किसको काट रहा है? डीएनए मॉलिक्यूल को, तो ये मॉलिक्यूलर सीजर है। ठीक है, नाउ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट्स द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लाइक दिस। ये हमने बनाई थी वहां पर डीएनए की स्ट्रैंड, एक, ये दो, ये तीन। ठीक है, यहां पर आपको पता है ऐसे ऐसे कुछ था, यहां पर फॉस्फोरस था, फॉस्फोरस ये इससे जुड़ा था, ये इससे जुड़ा था, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड था। तो इस बॉन्ड को कट कौन करता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस बॉन्ड को कट करता है। ठीक है, बात आ गई क्या समझ में? तो यहां पर बात हुई इसकी। ठीक है, अब चलो, इट कट द डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस से
करता है। यानी कि आप देखो कि ये जो हमारा फॉस्फोडाइस्टर बना था यहां के पी में और यहां के इसमें OH में, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना था। तो यहां से फॉस्फोरस से H निकला था ना, और यहां से OH निकला था। तो जब इसको वापस से ये बॉन्ड बनाओगे तो हमें H और OH वापस लगाने पड़ेंगे। तो H और OH कहां से आएंगे? वाटर के हाइड्रोलिसिस से। अरे जो पहले पानी निकाला था उस पानी को वापस में तो लगाना पड़ेगा। तो पहले पानी निकला था उस रिएक्शन में, H एंड OH को मिला के पानी निकाला था, एक जल का मॉलिक्यूल, उसको वापस में तो लगाना पड़ेगा। तो वापस लगाओगे तो कहां से लाओगे? एक वाटर के मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस करोगे और सीधा चिपका दोगे उसको वहां पे। तो अब ये अलग अलग हो जाएगा। They cut at a specific site which is known as restriction site और recognition site. ये स्पेसिफिक साइट पे ही काटते हैं, ठीक है। तो उस साइट को क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट, ठीक है। ये बात हुई। रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैव 4, 6 and 8 base pairs with palindromic nucleotide sequences. तो यहां पर रेस्ट्रिक्शन साइट पर 4 का, 6 का या 8 बेस पेयर का एक सीक्वेंस होता है और वो सीक्वेंस होता है पैलिंड्रोमिक। अब पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या है? उल्टा सीधा एक समान। पर कैसा? इधर से पढ़ लो चाहे इधर से पढ़ लो, एक जैसा, ठीक है। आगे चलते देखते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स सेम फ्रॉम बोथ साइड्स। जैसे इस सीक्वेंस को तुम इधर से इधर पढ़ो और इधर से इधर पढ़ो। ये कैसा है? सेम है, GAATTC। अब इधर से GAATTC, तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो जहां पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा वहीं पे ही कट लगाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना कि जहां पर भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा वहीं पर कट लगाएगा अपना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो ये बात हो गई, ये अपनी बात हो गई। अब है आगे की स्लाइड में, तो इधर से पढ़ लो चाहे इधर से पढ़ लो, ये सेम है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ आर ई कट द DNA? पहला, फर्स्टली ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ ए DNA सीक्वेंस। ये ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज पहले पूरे का एनालाइज करेगा, पूरे DNA का एनालाइज करेगा और फाइंड करेगा अपना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। Once it finds its specific recognition sequence, it will bind to the DNA. जैसे ही इसे वो सीक्वेंस मिल जाएगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये वहां पे बाइंड हो जाएगा। एंड नाउ RE cut between the same two bases on the opposite strands. दो सेम बेसेस के बीच में से कट करेगा अपोजिट स्ट्रैंड पे और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काट देगा। तो ऐसे कट को बोलते हो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कट। तो देखते हैं कैसे कट करता है ये। पहले देखेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, जिसमें डालना है उसी से आरी लाना होगा, ऐसा नहीं है। पहले सुनते जाओ। श्रुति गुप्ता का आंसर है कि वाटर को अटैच करेंगे। तो वाटर को तो अटैच करेंगे, लेकिन वाटर को अटैच नहीं करेंगे। एक जगह पर OH अटैच होगा और एक जगह पर H अटैच होगा। तो OH और H कहां से लाओगे? वाटर के मॉलिक्यूल के हाइड्रोलाइसिस करके OH और H लेके आओगे और वहां पर जोड़ दोगे। जहां पर पहले H था वहां पर H, जहां पे पहले OH था वहां पे OH। आ गई समझ में? मतलब कि शुगर की थर्ड पोजीशन पे क्या जोड़ोगे? OH। और फॉस्फोरस की पोजीशन पे क्या जोड़ोगे? H, ठीक है। जिस बैक्टीरिया में rDNA डालना है उसी से RE लाना होगा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, किसी से भी ला सकते हो। पहली बात है कि RE होता क्या है, देखते हैं इसको।
RE obtained from bacteria. RE is part of defense system of bacteria. अब मुझे बताओ, हमारे पास तो डिफेंस सिस्टम में एंटीबॉडीज हैं, हमारे पास तो डिफेंस सिस्टम में WBC है, मैक्रोफेजेज हैं, लेकिन बैक्टीरिया के पास में WBC है क्या? वहां पे एंटीबॉडी बनती है क्या? तो कोई बैक्टीरिया को कोई इन्फेक्ट करेगा तो क्या होगा फिर बैक्टीरिया का? तो बैक्टीरिया को जनरली इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियोफाज। और बैक्टीरियोफाज कैसे इन्फेक्ट करते हैं कि बैक्टीरियोफाज अपना DNA बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करवा देते हैं। आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, कि वो वहां पर बैक्टीरिया के अंदर अपना DNA इंसर्ट करवा देते हैं। अब बैक्टीरिया के पास में एक डिफेंस मैकेनिज्म है। क्या मैकेनिज्म है? कि बैक्टीरिया एक विशेष प्रकार का एंजाइम बनाता है जिसको बोलते हो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। जैसे ही वहां पे कोई भी वायरस अपना DNA या RNA इंसर्ट करता है, बैक्टीरिया उसको काट देता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। अब जैसे मान लो ये एक बैक्टीरिया था, ये इसका DNA था खुद का, एक बैक्टीरियोफाज आया और ये बैक्टीरियोफाज आकर के इसके अंदर क्या कर दिया? DNA इंट्रोड्यूस कर दिया। ये लो, ये DNA इंट्रोड्यूस कर दिया। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस RE आएगा और RE इसको काट देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा, इसके टुकड़े 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 टुकड़े, और अब ये काम नहीं कर पाएगा। तो जब टुकड़े टुकड़े कर देगा तो ये बैक्टीरिया के डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है। तो मुझे एक बार बताओ, जब ये RE बैक्टीरिया के DNA को नहीं काट रहा है और वायरस के DNA को काट रहा है, ऐसा क्यों भाई? वायरस के कोई क्यों काट रहा है, बैक्टीरिया के को क्यों नहीं काट रहा? ऐसा क्यों होता है? बताओ भाई। स्पेसिफिक इन नेचर नहीं। देखो, वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस तो बैक्टीरिया के DNA में भी हो सकता है। नहीं, बैक्टीरिया के DNA में यहां पे भी हो सकता है पैलिंड्रोमिक, और यहां पे तो है ही। लेकिन अगर बैक्टीरिया में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है तो बैक्टीरिया में एक एंजाइम और है। कौन सा एंजाइम और है? मिथाइलेज। वो मिथाइलेज एंजाइम क्या करेगा? वो मिथाइलेज एंजाइम ही सब कुछ करेगा। वो मिथाइलेज एंजाइम जहां पे भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वहां पर मिथाइल ग्रुप को अटैच कर देगा। तो अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज नहीं पहचान पाता है हमारे बैक्टीरिया के DNA को। ठीक है, तो मिथाइलेज एंजाइम मिथाइल ग्रुप अटैच कर देगा। ठीक है, तो यहां पर बात हुई मिथाइल ग्रुप की। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो, इट प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट वायरस। RE never cut its own bacterial DNA because their restriction site modified by methylation. ठीक है, it never synthesized in eukaryotes. Till today, more than 900 restriction enzymes that have been isolated from 230 strain of bacteria. यानी कि आज तक 900 से ज्यादा बैक्टीरियल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम निकाले जा चुके हैं बाय द हेल्प ऑफ 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि एक बैक्टीरिया में एक से ज्यादा तरह के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते होंगे, क्योंकि क्योंकि जब तुम 230 स्ट्रेन से 900 एंजाइम निकाल रहे हो तो एक बैक्टीरिया में एक से ज्यादा टाइप के बनते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये बात क्लियर है। तो यहां पर देखो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मिथाइलेज क्या काम करता है। मिथाइलेज ये काम करता है कि मिथाइलेज, मान लो यहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट है, यहां पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो मिथाइलेज एंजाइम केवल और केवल बैक्टीरिया के DNA पर, जो इसका अपना DNA इसके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर मिथाइल ग्रुप CH3 और CH3 जोड़ देता है। अब क्या होगा कि जैसे ही
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आएगा तो वो इस साइट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो अब क्या होगा, अब बैक्टीरिया का डीएनए प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ। हम्म। अरे हमारे अंदर हर एक हमारे अंदर हर एक और हमारे अंदर हर एक वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने की नेचुरल पावर है। हमारी सेल्स भी इंटरफेरोन सीक्रेट करती है, लेकिन फिर भी हमें इन्फेक्शन होता है कोरोना का, फिर भी हमें इन्फेक्शन होता है एचआईवी का, जबकि हमारे पास भी डिफेंस मैकेनिज्म है। जब डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर हो जाती है तब ऐसा होता है। भाई हमारे अंदर भी तो है ना, इसको इस तरीके से क्यों लेते हो? जाकिरा फातिमा, अब मेरी बात सुनो बेटा। यहां पे अपन केवल और केवल 6-7 महीने की स्टडी करते हैं जिससे अपन को नीट क्लियर करना है। अपने को वो वाली बातें नहीं करनी है कि पीएचडी में क्या होता है। ये सारी बातें पीएचडी की हैं, ये बातें सारी रिसर्च की है कि उसको कैसे पता चलता है, कैसे क्या होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि ये मिथाइल ग्रुप जोड़ देता है, बस आपको एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि मिथाइलेज क्या करता है। ठीक है, आपको ये बोलना है कि मिथाइल ग्रुप जोड़ देता है। अब अपन 6 महीने में पढ़ के वो काम तो नहीं कर सकते ना जो काम साइंटिस्ट ने कई सालों में किया है। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि मिथाइल ग्रुप जोड़ता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे, दैट्स इट, खत्म कहानी। ठीक है, बाकी कैसे जोड़ता है, इसको कैसे पता चलता है, वो सब एक रिसर्च का मैटर है। ये अपना सीक्वेंस है तो अपने लिए ये जोड़ देता है, दूसरे पे नहीं जोड़ता है। ठीक है, ओके। जो पूछ रहे थे हर से चेस कैसे पॉसिबल हुआ, तो बैक्टीरिया की भी इम्यूनिटी कोई हद है। ऐसे नहीं है कि वो अजय अमर है, उसे कुछ भी नहीं होगा, उसकी भी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। आ गई क्या बात समझ में? ओके। तो हमने अब तक कितने सारे आरई एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं? 900 आरई एक्सट्रैक्ट कर लिए। और किससे एक्सट्रैक्ट किए हैं? 230 बैक्टीरिया की स्ट्रेन से। अब है मोड ऑफ कटिंग। तो ये दो तरह के कट लगा सकता है। एक तो होता है ओब्लिक कट, इट कट आरई कट एट लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। मान लो ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, इधर भी और इधर भी। जैसे अपन बात करें, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ये, हाँ। क्या ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है? क्या बताओ मुझे। क्या इधर से इधर जाते हैं तो सेम है क्या? ए ए जी टी जी जी, ए ए जी टी जी जी। ठीक है, अब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। अब मान लो, एक मिनट, मान लो एक एंजाइम है जो यहां से कट लगा रहा है, ऐसे ऐसे कट लगा रहा है, ऐसे बिल्कुल ऐसे। तो ये क्या बना देगा? ए ए जी 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 टी, और दूसरा टी जी जी और जी ए ए, ऐसा बना देगा बीच में से लगाएगा तो। लेकिन ये तो हुआ मिडिल कट, हम बात कर रहे हैं ओब्लिक कट की। तो अगर ओब्लिक कट लगेगा तो कैसे बनाएगा? ये काटेगा ऐसे, ए ए जी टी जी 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 टी जी ए ए, इस तरह से ये काटेगा। ठीक है, अब यहां पर ये कट लगाएगा, इधर तो यहां पर और इस साइड यहां पर। अब कैसा बनेगा ये बताना मुझे। ऊपर वाली स्ट्रैंड तो बनेगी ऐसी, देखो आगे भी डीएनए है इधर भी, लेकिन ऊपर वाली स्ट्रैंड तो कैसी बनेगी? ए जी सॉरी ए ए जी टी जी जी, ऐसी। ठीक है, और नीचे वाली स्ट्रैंड कैसी बनेगी बताओ? नीचे वाली स्ट्रैंड बनेगी ऐसी।
जी जी टी जी ए। अरे बन गई कैसी? ऐसी ही तो बनेगी। और ये जो एंड है ये क्या कहलाएंगे? स्टिकी एंड्स। कैसे एंड्स है ये? स्टिकी एंड्स। तो यहां पर ये स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होंगे, कुछ ये इस तरीके से बन जाएगा। और अगर यहां पर होते तो कैसे एंड बनते? ब्लंट एंड। दिख रहे हैं क्या ब्लंट एंड? अरे ये स्टिकी एंड्स हैं, ये वापस से बॉन्डिंग कर सकते हैं ना आपस में। बोलो। ठीक है, तो ये स्टिकी एंड से वापस से बॉन्डिंग कर सकते हैं, तो ये इस तरीके से काटेगा। चलो, ये बात हुई हमारी। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से स्टिकी एंड, जैसे इको R1। नाउ ये काटेगा ऐसे, ये काट दिया देखो। इको R1 ने काटा तो ये ऐसे दो स्टिकी एंड्स बन गए। आ गई बात समझ में? अरे आ गई क्या? ठीक है, तो इस तरह से दो स्टिकी एंड्स बने। ओके, नाउ ये स्टिकी एंड्स है। अब ये अगर स्ट्रेट कट लगाता है तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बीच में से काटेगा, जैसे कि स्मा वन, स्मा फर्स्ट। अब ये यहां से काटेगा, यहां से और यहां से, और जैसे ही ये यहां से और यहां से काटेगा वैसे ही लो, ये कट गया। ब्लंट एंड। ये आपस में नहीं चिपक सकते हैं, तो नहीं चिपक सकते हैं तो ये कैसे हो गए? ब्लंट एंड। ये स्टिकी एंड्स नहीं है। तो स्टिकी एंड्स क्या होते हैं और ब्लंट एंड्स क्या होते हैं, ये बात समझ में आ गई क्या? अरे स्टिकी एंड्स क्या होंगे और ब्लंट एंड क्या होंगे, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो हमारे पास में कुछ एंजाइम्स हैं जो कि स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। इनको आपको याद रखना है। इको R1, बाम HI, हिंद थर्ड, साल फर्स्ट एंड सो वन। ये दो तो, ये तीन तो याद ही कर लेना, एक दो तीन। ठीक है। Facilitate the work of ligase enzyme. These enzymes cut from the little away from center of palindromic sequence. फिर है ये eco R5 and He third. These enzymes cut DNA from center of palindromic sequence. तो ये blunt end बनाते हैं और ये sticky ends बनाते हैं। इनको भी याद रखना है। यहां पर कुछ चीजें याद रखनी है तो वो रखनी है। तो आपको स्टिकी एंड कौन बनाता है, ब्लंट एंड कौन बनाता है, याद रखना है। नेक्स्ट, नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो इसके नोमेनक्लेचर में 3 और 4 लेटर हो सकते हैं, प्लस एक रोमन नंबर होगा। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। द फर्स्ट लेटर इंडिकेट्स जीनस ऑफ बैक्टीरिया एंड सेकंड एंड थर्ड लेटर इंडिकेट्स स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। मुझे बताओ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में अगर हम बात करते हैं मैंजीफेरा, इंडिका, तो मैंजीफेरा क्या है? जीनस। और ये क्या है? स्पीसीज। तो यहां पे भी फर्स्ट लेटर क्या इंडिकेट करेगा? जीनस। और सेकंड लेटर क्या इंडिकेट करेगा? स्पीसीज। ठीक है। देन फोर्थ लेटर, ये ऑप्शनल है, फोर्थ लेटर ऑप्शनल है, ये इंडिकेट करता है स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। नाउ रोमन न्यूमन न्यूमेरिकल ये बताता है कि ऑर्डर, जिस ऑर्डर के अंदर वो पर्टिकुलर एंजाइम आइसोलेट किया गया है। मान लो ई कोलाई से, ई कोलाई से 4 एंजाइम निकाले, तो जब फर्स्ट एंजाइम को निकाला उसको फर्स्ट बोलेंगे, जब सेकंड को निकाला उसको सेकंड, जिस ऑर्डर में थर्ड को निकाला उसको थर्ड। इस तरह से हम बात करेंगे। तो जैसे कि ये इको RI। अब ई क्या है? ई क्या है? जीनस। CO क्या है? स्पीसीज। R क्या है? स्ट्रेन। और फर्स्ट क्या है कि ये फर्स्ट नंबर पे निकाला गया एंजाइम है। ठीक है, ये हो गया इको R1 जीनस।
एस्टेरेशिया। दूसरा हो गया स्पीशीज कोलाई। तीसरा हो गया स्ट्रेन RY13 एंड देन फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया, यानी कि इससे सबसे पहले आइसोलेट किया गया था। ठीक है, ये हो गया। हाँ, स्ट्रेन का मतलब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अरे लेटर तो चौथा हो गया ना ये, कनक शर्मा बेटा, ये लेटर तो चौथा हो गया ना, पहला लेटर ये, दूसरा और तीसरा और ये चौथा। कनक शर्मा, लेटर की बात करें चौथा है ये। ठीक है, ये लो। अब अपन बात करते हैं पहले की, इको R1 की। इसकी रिकॉग्निशन साइट जो है वो ये है और ये स्टिकी एंड बनाता है। रिकॉग्निशन साइट आपको याद रखनी है, इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है। इसको कैसे याद रखोगे? अरे याद रखना पॉसिबल है क्या ये? तो इसको याद रखने के तरीके बता रहा हूं। देखो, अगर आपको ये GAA याद है, अगर आपको GAA इतना याद है, तो आप बाकी का पूरा लिख सकते हो। कैसे? GAA C, इस GAA का कॉम्प्लीमेंट्री लिखो पहले, GAA का कॉम्प्लीमेंट्री CTT। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री को यहां ले जाओ TTC, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख दो, इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख दो CGAA। ये पूरा याद हो गया आपको, समझ में आ गई बात? अब इसको याद रखने के लिए हम कुछ ट्रिक्स भी याद जैसे ये मान लो ये आ गया हिंद थर्ड। अब हिंद थर्ड में क्या है, ये इतना है, तो आपको क्या याद होना चाहिए? केवल और केवल AAG, देन AAG याद है, तो AAG याद है तो आपका काम हो गया। अब आप AAG का लिख दो कॉम्प्लीमेंट्री TTC, इस TTC को यहां ले जाओ, ये लो CTT। अब इस CTT का कॉम्प्लीमेंट्री लिख दो जैसे कि ZAA। तो इसकी सभी लोग प्रैक्टिस करोगे आज जाकर के, ठीक है? दोनों स्ट्रैंड याद नहीं करने, ऐसे करने। अब याद करने का तरीका यह है, जैसे मान लो इको है, इको, तो इको में तुम्हें क्या याद रखना है? GAA। तो तुम इसकी कोई ट्रिक बना लो। मैंने बना रखी है इको, इको किसी बच्चे का नाम है, मैंने बना रखी इको सुर में गा, मैंने बना रखी इको सुर में गा। किसी बच्चे का नाम इको है, मैंने उससे बोला इको थप्पड़ खाएगा, सुर में गा ले, चुपचाप से तरीके से गा ले, राग में गा ले, मतलब वो गाना गा रहा है तो उसे मैं बोल रहा हूं इको सुर में गाओ, सुर में गा। ठीक है, तो अभी आपको इको के साथ में GAA याद है, तो आपका काम हो गया। अब आपको क्या करना है? इसका कॉम्प्लीमेंट लिख दो ATT। अब इसको यहां ले जाओ TTA, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख दो AAG। ये लो। अरे आसान है, कर लोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इस हिंद को कैसे याद रखोगे? हिंद थर्ड को हाँ, वो जी का सी होगा, अगर कुछ गलत लिख गया तो सही कर लो उसे। अरे हिंद को कैसे याद रखोगे? हम्म, हाँ, मैंने ऐसे याद रखा हुआ है कि हमारे देश का नाम है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में आजकल आग लगी हुई है। हिंदुस्तान में क्या लगी हुई है? आग, आग लगी है। चारों तरफ देखो, किसान आंदोलन, ये वो, हिंदुस्तान में आग लगी है। तो आग लगी है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका हो गया हिंद का आग।
अब तुम क्या करो, AAG याद रखो, इसके सामने कॉम्प्लीमेंट्री लिखो, फिर यहां पे क्या लेके आ जाओगे, CTT, ये वाला उठा के यहां रख दो, CTT। और अब क्या करना है, CGAA, AAG CTT, AAG CTT, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, बाम HI, और ये जो बाम HI है, इसमें आपको याद रखना है ZZA, तो मैंने इसे याद रखा हुआ है ZZ, ZZ कोई बंदा है जिसका नाम है गौरव गर्ग, क्या नाम है, गौरव गर्ग, या फिर जीजी मतलब दीदी भी होता है, दीदी भी, तो तुम कैसे भी याद रख लो, मैंने तो, मेरा दोस्त है गौरव गर्ग, मैंने उसके नाम से याद रखा हुआ है जीजी आ बमला, यानी कि जीजी आ बम लेके आ। अब जीजी कब आएगा, जब बम लाएगा, तो जीजी आ फॉर ए, तो जीजी आ बमला। अब ये जीजी आने वाला है और बम लेके आने वाला है, और फिर क्या कर देने वाला है ये, फिर क्या कर देने वाला है ये, अपना सीक्वेंस लिख देने वाला है, GGA, देन CCT, देन TCC, एंड देन अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री AZZ, हो गया याद। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो, तो आपको ये सभी के सभी याद करने हैं, ठीक है। तो कौन कौन से याद करोगे, मेरे हिसाब से ये याद, ये याद, ये याद, ये याद तो कर ही लेना, ठीक है। अपनी अपनी ट्रिक अपने अपने हिसाब से बनाओ और याद करो, ठीक है। तो यहां पर हो गया हमारा एंजाइम्स के बारे में, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी सारा पढ़ लिया हमने, इसको जाके रिवाइज करना, और फिर अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में।